क्लास 10 समांतर श्रेणी देख रहे हैं हम। अभी हम भाग 5 पर आए हैं। यहाँ पर कल हम देख रहे थे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। आज हम कुछ उसके अनुप्रयोग पर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज हो। ठीक है, कहाँ से? 1 से 100 तक के सभी जो प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या जो है ना, जो क्या हो? 3 के गुणज हो, जो 3 के गुणज है। ठीक है, उनका हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। एक सवाल ऐसे ही हम पूर्व में हल किए थे। इसके लिए हम सबसे पहले श्रेणी तैयार करेंगे। इस श्रेणी में 3 के गुणज कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले तो 3 का गुणज स्वयं 3 होगा। 1 से शुरू हो रहा है तो 1 और 2 तो 3 के गुणज नहीं है, तो 1 2 3 हो गया। 4 3 है, 5 नहीं है, कौन हो जाएगा? 6। फिर 7 और 8 नहीं है, कौन हो जाएगा? 9। इस प्रकार से ये क्या आ जाएंगे? 3 के गुणज हमारे पास प्राप्त होते जाएंगे। और 100 से पहले 3 के गुणज कौन है? तो 100 स्वयं तो नहीं है, इससे बाद में आता है कौन? 99। तो ये 99 हाँ क्या हो जाएगा? 3 का गुणज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें मिल गए 3 के गुणज। अब हमें इन सारे गुणज का योगफल ज्ञात करना है। अब एक बात बता दूं कि योगफल ज्ञात करने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो प्रथम पद जरूरी है, यहाँ पर अंतिम पद है वो जरूरी है, सर्वांतर जरूरी है अगर अंतिम पद ना हो तो, और पदों की संख्या। तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या ज्ञात नहीं है? हमें पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें। प्रथम पद है 3, अंतिम पद है इसका 99 और सर्वांतर भी निकाल लिए रहते हैं। क्या आ जाएगा? 6 - 3 दिस इज इक्वल टू 3। क्या नहीं है यहाँ पर? पदों की संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लें। माना जो पदों की संख्या है, ठीक है, जो पदों की संख्या है इज इक्वल टू क्या है? n। माना पदों की संख्या n है। तो जब पदों की संख्या n है तो पहले इस n का मान निकालें। n का मान निकालने के लिए क्या क्या पता है? LAT। कौन सा फार्मूला लगेगा देख लेना, फार्मूला आपके पास नोट है। फिलहाल हम बता दें, यहाँ लगेगा अंतिम पद का L इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू टी, क्योंकि इसका मान पता है, केवल किसका मान नहीं पता है? n का। आइए वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा 99, A का मान आ जाएगा 3, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान क्या दिया गया है देख लीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा 99 यानी 99 दिस इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ये आ जाएगा 3n - 3। ठीक है, +3 - 3 घट जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 99 इज इक्वल टू 3, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3n इज इक्वल टू 99। सो n इज इक्वल टू 99/3। ठीक है, घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 33। ये n की वैल्यू आ गई। तो हम क्या जान गए कि 1 से 100 तक के कितने गुणज है? 33 गुणज है, जो क्या है 3 से, मतलब ऐसे 33 संख्याएं हैं जो 3 के क्या है? गुणज है। ये हमें मिल गया। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है? कि 3 के गुणज का योगफल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे। क्या आ जाएगा हमारे पास? योगफल का सूत्र। 2 सूत्र हमें पता है, हम कोई भी सूत्र लगा सकते हैं क्योंकि सारे मान हमारे पास है। फिलहाल हम लगा रहे हैं n/2 और a + n। जब भी हमें अंतिम पद पता होता है हम यही फार्मूला लगाते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए। तो क्या हो जाएगा? 33 पदों तक का योगफल निकाल लेंगे। ये आ जाएगा कितना? a का मान है 3 और l का मान है 99। ये आ जाएगा 3 + 99। ठीक, प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 102। ये तो डिवाइड नहीं था, ये डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर से आ जाएगा 33 और डिवाइड कर दिए तो 5 और ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, अब हम 33 से इसका गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा। आपको जैसे गुणा करते बनेगा आप कर सकते हैं गुणा, है ना। ये हम ले लिए 33 एकम 33 और 3 बच गया और 33 पंचे, तो 33 पंचे हो जाएगा आपका 165। कितना बचा हुआ था? 3, तो 100 कितना आ जाएगा आपके पास? 68। आपको जैसे गुणा आता है, जैसे आपने सीखा है, गुणा कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या जो 3 के गुणज हैं का योगफल कितना होता है? 1683। ठीक है, 1683। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताती हूँ ये सब आपके 10th क्लास के बुक में है। ठीक है, लेकिन अगर सभी क्लास के वैसे बुक में है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो
कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन को और कहाँ ढूंढा जा सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चल रहे हैं समांतर श्रेणी के किसमें, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो अनुप्रयोग है उसमें, है ना। ये सवाल जो मैं बताने जा रही हूँ ये लगभग सीजी बोर्ड हमारा जो परीक्षा होता है उसमें लगभग बार बच्चों से ये प्रश्न को पूछा गया है ना। क्या है, 3 समांतर श्रेणी जो हैं उनके n पदों का आपको योगफल दे दिया गया है। 3 समांतर श्रेणी है, ठीक है। 3 क्या है, समांतर श्रेणियाँ हैं, 3 समांतर श्रेणियाँ, ठीक। इन 3 समांतर श्रेणियों में n पदों का योगफल दे दिया गया है, n पदों का योगफल। इन n पदों का जो योगफल है क्रमशः S1, S2 और S3 दिया गया है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S1, S2 एंड S3 दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इन श्रेणियों में यदि प्रत्येक श्रेणी के जो प्रथम पद हैं वो 1 हो, प्रथम पद क्या हो, 1 हो बोलता है। और अगर इन सभी श्रेणियों में सर्वांतर क्रमशः, सर्वांतर को बोलता है कि क्रमशः क्या हो, 1, 2 और 3 हो, तो हमें ये सिद्ध करना है इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है, 2s2 इज इक्वल टू s1 प्लस s3, 2s2 इज इक्वल टू s1 प्लस s3। आइए कुछ ऐसा टेबल में जमा लेते हैं सहूलियत के लिए। ये सब चीज़ें हमको क्या है प्रश्न में दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें 3 श्रेणियां दी गई हैं, है ना। प्रथम श्रेणी दी गई है, द्वितीय श्रेणी दी गई है और क्या दी गई है, तृतीय श्रेणी दी गई है हमें, ठीक। इन प्रथम श्रेणियों का श्रेणी है ये, इन श्रेणी में n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, योगफल क्या दे दिया गया है, क्रमशः S1, S2 और S3 दे दिया गया है। उसके बाद इन सभी श्रेणियों में प्रथम पद एक ही रहेगा बोले हैं, यानी 1, ठीक है। और इसके सर्वांतर को दे दिया गया है, इन श्रेणियों का सर्वांतर 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व, आगे देखिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, सर्वांतर अगर दिया गया है तो, ठीक है। प्रथम श्रेणी के लिए हम ले लेंगे, प्रथम श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी के लिए देखिए, प्रथम श्रेणी के लिए Sn का जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, S1 दिया गया है, तो ये आ जाएगा S1 इज इक्वल टू, n के बारे में क्या कहा है, n पदों का योगफल, तो ये नहीं रह बदलेगा, ये वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 सर्वांतर प्रथम पद क्या बोला गया है, 1 बोला गया है, तो 1 प्लस n का मान नहीं पता या n ही दिया गया है, ठीक है, n-1 और फिर से इसका सर्वांतर दे दिया गया है d इज इक्वल टू 1। हल करिए, S1 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो n-1 आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा S1 इज इक्वल टू n/2 और जब माइनस यहाँ पर से 2 से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, हम इसको लिख लेंगे n+1। इसको अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे एक इक्वेशन मानकर हम यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आप वापस आएंगे फार्मूला पर। अब हम द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे, ये वाली श्रेणी की, इस पर बात करेंगे। तो द्वितीय श्रेणी में n पदों का योगफल हमारे पास है, हम लिख लेते हैं पहले द्वितीय श्रेणी के लिए। तो द्वितीय श्रेणी के लिए n पदों का योगफल S2 है हमारे पास, n वही रहेगा n/2 और 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू इस बार कितनी है, तो 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, S2 इज इक्वल टू n/2, ये आ जाएगा 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई तो 2n माइनस कितना आ गया, 2n-2। सो S2 इज इक्वल टू n/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, 2n। इस 2n को आप ऐसे लिख लिए 2n² 2। अभी इस 2 और 2 को घटाने की आपको जरूरत नहीं है, इसको आप क्या मान लीजिए, इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? तृतीय श्रेणी पर बात करेंगे। तृतीय श्रेणी, ठीक है। तृतीय श्रेणी के लिए n पदों का योगफल S3 दिया गया है। फार्मूला में वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2 a की जगह पे फिर से 1 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू इस बार कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। हल करते हैं। S3 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S3 इज इक्वल टू n/2, इस टाइम 3 ग्रेटर देन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 3n माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा आपका थर्ड 3। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ यही करना है कि S1 और S3 का जो प्लस होता है, मतलब योग होता है, वो 2S2 के बराबर होता है। तो मैं ये पार्ट अभी डिलीट कर देती हूँ, आप लोग इस पार्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए तो अब हमें क्या करना है? हम करेंगे S1 प्लस S3। कौन सा भाग है ये देख लेंगे, आपके बुक्स में राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो S1 प्लस S3 मतलब S1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, n/2 और n प्लस 1 दिया गया है, राइट। और फिर n3 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन 3 से, जो क्या दिया गया है? n/2 और 3n माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ से n/2 दोनों में से कॉमन निकल गया, इसमें भी है इसमें भी है, बचा क्या? n प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचा है? 3n माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 इज कैंसिल और n/2 और यहाँ पर क्या आ जाता है? 3n और n, सो दिस इज 4n। ठीक है, ये आ जाएगा 4 और n इंटू n इज n स्क्वायर अपॉन 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2n स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर आप S2 में जाएंगे तो देखिए S2 की वैल्यू मैंने बताया था 2n टू द पावर 2 अपॉन 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये इक्वेशन नंबर 2 से ये क्या हो जाएगा? S2। हमें यही प्रूफ करना था कि S1 प्लस S3 दिस इज इक्वल टू 2S2। ये लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा ये पूरा और फिर ये, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समांतर श्रेणी के अनुप्रयोग में हमें एक सवाल को हल करना है। इसमें है कि टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न, 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनाने वाले टेलीविज़नों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या और प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या। ठीक है, चलिए हमें सिर्फ क्या दिया गया है? टेलीविज़न बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न और 7वें वर्ष में 700 टेलीविज़न बनाती है। ठीक है, तीसरे वर्ष में, तीसरा वर्ष, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लिए मैं T3 अप्लाई करती हूँ, तो T3 यानी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविज़न बनाती है और T7 यानी 7वें वर्ष में, यहाँ पर लिखती हूँ 7वें वर्ष, और 7वें वर्ष में जो है वो क्या करती है? 700 टेलीविज़न बनाती है। ठीक है, हर साल टेलीविज़न बनाने की दर जो है वो क्या है? समांतर है। तो हमें जो जो चीज़ें बोली गई हैं ज्ञात करना है। क्या क्या? प्रथम वर्ष बनाए गए टेलीविज़न की संख्या, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या और 7 वर्षों तक बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या। इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं, माना प्रथम वर्ष बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या A तथा सर्वांतर B है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पदों की संख्या Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले मैं ले लूँगी तीसरा वर्ष के लिए, तीसरा वर्ष के लिए
तो तीसरा वर्ष के लिए ये आ जाएगा T3, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 तीसरे वर्ष के लिए, और डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता। T3 की वैल्यू पता है कितना है 600, ये हो गया 600 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 2D। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2D इज इक्वल टू 600। इसे एक इक्वेशन मानकर यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, बाद में उपयोग करेंगे। तीसरे वर्ष के बाद हम चलते हैं 7वें वर्ष में, ठीक है, और 7वें वर्ष के लिए क्या हो जाएगा ये T7 दिस इज इक्वल टू फार्मूला से a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। T7 का मान है 700 इज इक्वल टू a प्लस ये आ जाएगा 6D, या हम इसे लिख लेते हैं a प्लस 6D दिस इज इक्वल टू 700। अब इक्वेशन 1 ये वाला और इक्वेशन 2 इसको 2 मेथड से हल किया जा सकता है। पहला मेथड होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये सब विधियाँ आपके दो चरों के रैखिक समीकरण में आपको ये दोनों विधियाँ मिल जाएंगी, ठीक। तो हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं, को हल करने पर, ठीक है। हम इनको हल करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास a प्लस 2D इज इक्वल टू 600 है। इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 6D दिस इज इक्वल टू 700। नीचे के जो संख्याएं हैं उनके चिन्हों को बदलते हैं, जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। क्यों ऐसा किए हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर दे घटाने, तो घटाने पर दूसरे इक्वेशन के चिन्ह बदल गए। अब यहाँ पर a से कट गया, 6 में से 2 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4D, 6 बड़ा इसलिए माइनस 4D दिस इज इक्वल टू 700 में से 600 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा माइनस, ओके। चूंकि D की वैल्यू निकालनी है इसलिए D इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो पहले 2 टाइम्स आएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे आपका 20। देखिए सर्वांतर क्या आ गया D बराबर 25, यानी प्रत्येक वर्ष कितने टेलीविजन और बनाए जाते हैं 25, हर बार 25 टेलीविजनों की बढ़ोतरी होती है। अब इसी मान को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में क्या करेंगे a प्लस 2 और d की जगह पे आपको कितना रखना है 25, ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 600। ये 25 दूनी होता है 50, 50 इज इक्वल टू 600, 50 को इधर ट्रांसफर कर दिए, 600 माइनस 50 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 550। ये देखिए हमें सिर्फ इतना पता था कि तीसरा वर्ष और 7वें वर्ष में, ठीक है, कितने टेलीविज़न बनाए जाते हैं। हमने पता कर लिया कि सर्वांतर जो है वो 25 है और उसका प्रथम पद जो है वो कितना है, यानी पहले साल कितना टेलीविज़न बनाया गया 550। पहले का उत्तर मिल गया, पहले वर्ष कितना टेलीविज़न बनाया गया, तो पहले वर्ष कितना टेलीविज़न बनाया गया 550, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आपको प्रश्न में पूछा गया है कि 9वें वर्ष जो है वो कितने 9वें वर्ष कितने टेलीविज़न बनाए गए, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न। तो 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़न की संख्या निकालनी है, टेलीविज़न की संख्या। आइए वही फार्मूला आएगा हमारा T9 इज इक्वल टू या Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो फार्मूला यूज़ करते हैं n की जगह पे 9 आ जाएगा क्योंकि हम 9वें वर्ष की बात कर रहे हैं। a इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है, कितना है 550, 550, n की जगह 9 आ जाएगा और d की वैल्यू भी हमने कितना निकाल लिया है 25। ये आ गया 550 धन कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 इंटू 25 एट्जा यानी 25 अट्ठे कितना होता है, तो ये होता है आपका 200। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 750। तो 9वें वर्ष में कितने टेलीविज़न बनाए गए 750। अब हमें ज्ञात करना है 7वें वर्ष तक बनाए गए, 7वें वर्ष तक बनाए गए, ठीक है, कुल टेलीविज़नों की संख्या, टेलीविज़नों की संख्या, 7वें वर्ष तक बनाए गए कुल टेलीविज़नों की संख्या। चलिए कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस a। हम दोनों फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 7वां वर्ष बोला
550, या आप डी वाला जो फार्मूला है वो भी यूज़ करके बता सकते हैं। तो ये 7वें वर्ष के लिए हो जाएगा 7/2, ये हो गया 550 प्लस एल की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, एल इज इक्वल टू हमारे पास है 7, ये हो गया 7/2। चलिए प्लस करते हैं 0, 5 और ये हो जाएगा 7 + 5 इज इक्वल टू, ठीक है। 2 से ये वाला डिवाइड है, हटा दीजिए, 6 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम एंड 5 टाइम, 625। अब 625 रखते कर लेते हैं, तो 7 पंचे हो गया 35, 7 × 14 = 3 = 17, 7 × 6 = 42, 4375। मतलब 7 वर्षों तक कितने टेलीविज़न बना चुका है वो कंपनी, 4375, ठीक है। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या 550, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविज़नों की संख्या 750 और कुल टेलीविज़नों की संख्या क्या हो गई यहाँ पर 4375, ठीक है। इसमें कुछ और सवाल बच चुके हैं जो समानता श्रेणी के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही आते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या उन सवालों को हमें बनाने की आवश्यकता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप स्वयं उसको करके देख सकते हो, और अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे लिख के भेजेंगे तो मैं आप लोगों को इसको आगे जो है वो सॉल्व करवाऊंगी। अदरवाइज़ मुझे समानता श्रेणी से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपको इससे और संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। और हाँ, गणित में आपको 10वीं के गणित में कोई भी कठिनाई आती है उसे शेयर करें मेरे साथ, और अच्छे से गणित की कंटिन्यू क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से आप